हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का यह वीडियो महामैराथन का दूसरा भाग है जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए लोग हैं मैं आपसे बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दिव्येंदु मिश्रा। सीटेट यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हुए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे सबसे बेहतरीन और आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैराथन के पहले भाग में हमने भाषा शिक्षण यानी कि हिंदी भाषा की कंप्लीट तैयारी कर ली थी। ये सभी डिटेल्स यहाँ आप देख सकते हैं। ये सब कुछ हमने टैग वर्ड, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के मायने, उसके बाद ये जो भी चीज़ें हैं सब हमने कंप्लीट तैयारी कर ली थी, ठीक है, टैग वर्ड के साथ साथ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं महामैराथन संपूर्ण तैयारी भाग 2। इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आप जान लीजिए और एक कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नोट कर सकते हैं, आपके फ्यूचर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, NCERT 2005 और NCERT ने प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य बताए हैं, ठीक, ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद NCERT क्या EVS आप पढ़ेंगे क्लास 3rd 4th 5th की किताबों से। साथ ही सामान्य विज्ञान भी आप पढ़ने वाले हैं, बेसिक साइंस भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 2018 में बेसिक साइंस भी पूछ लिया गया था। कभी कभी बेसिक साइंस से भी क्वेश्चन EVS में आ जाते हैं। साथ ही SST से भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि कभी SST से भी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन जो SST होगा बहुत ही सीमित होगा, बहुत ही सिलेक्टेड होगा। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन का जो पेडागोजी है कंप्लीट हम पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगर पेडागोजी में आपका टारगेट अभी तक रहा होगा 10, 12, 13 नंबर का, तो आज टारगेट 14, 15 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि एक भी कुछ ऐसा टॉपिक नहीं छूटेगा जो कि एग्जाम में आ जाए और आप देखें कि ये नया है। चलिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर से हम प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में मैप से रिलेटेड क्वेश्चन और भी बहुत सारी चीज़ें जो EVS में आती हैं, टैग वर्ड्स वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब सीधे शुरू करते हैं। और अगर वीडियो की क्वालिटी आपको साफ साफ ना दिख रही हो तो स्क्रीन पे आप टच करिए। टच करने के बाद राइट साइड में कॉर्नर पे 3 डॉट आपको दिखेंगे। 3 डॉट पे टच करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वीडियो साफ साफ दिखने लगेगा आपको। चलिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि NCERT और NCEP में पर्यावरण अध्ययन के क्या उद्देश्य बताए गए हैं या पढ़ाने का क्या महत्व बताया गया है, और ये सभी पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट NCEP से एक जो भी पेज आपके सामने है NCEP में डायरेक्ट एज इट इज़ लिखा हुआ मिलेगा आपको, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 EVS को कक्षा 3 से 5 तक, यानी कि जो आपका EVS है वह क्लास 3rd से 5th तक ही होता है। कक्षा 1 और कक्षा 2 में EVS नहीं पढ़ाया जाता। कक्षा 1 और 2 में सिर्फ भाषा पढ़ाई जाती है और गणित पढ़ाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कक्षा 1 और 2 में क्या पढ़ाया जाता है? भाषा यानी कि लैंग्वेज और गणित। चलिए ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 EVS को कक्षा 3 से 5 तक ऐसे विषय के रूप में देखती है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं तथा मुद्दों को समावेशित करता है। यानी कि जो कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, आसान भाषा में समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कक्षा 3 से कक्षा 5 तक जो EVS पढ़ाया जाता है उसमें क्या क्या समाहित होता है? उसमें सामाजिक विज्ञान भी होता है, विज्ञान भी होता है और पर्यावरण शिक्षा भी होता है। तीनों समाहित होता है EVS में, ठीक, ध्यान रखिएगा NCEP 2005 के अनुसार। और जो शिक्षार्थियों पर पाठचर्या के भार को कम करने के लिए, ठीक है, शिक्षार्थियों पर पाठचर्या के भार को कम करने के लिए कक्षा 1 और कक्षा 2 में अलग पाठ्यक्रम क्षेत्र के रूप में इसकी संस्तुति नहीं की गई है। यानी कि कक्षा 1 और 2 में EVS नहीं पढ़ाया जाता। इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इसे भाषा और गणित का हिस्सा बना दिया गया है। यानी कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो भाषा और गणित हम पढ़ते हैं, ठीक है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं और गणित पढ़ते हैं, इसके अंदर ही EVS के कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे टैग वर्ड वगैरह भी देखने वाले हैं आप। टैग वर्ड से आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर पहचान जाएंगे। बहुत ही सेलेक्टेड टैग वर्ड है EVS के, वो भी आगे देखेंगे आप। सबसे पहले ये देख लीजिए, प्राथमिक स्तर पर EVS में और जो भी चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इन्हीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे नए पैटर्न के हिसाब से जो भी पूछे जाएंगे। प्राथमिक स्तर पर EVS में बच्चों को उनके परिवेश में वास्तविक स्थितियों से जोड़ने में मदद करने, उनके बारे में जागरूकता करने, सराहना करने
और मौजूद पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस बच्चों को पढ़ाया जाता है उसमें क्या होता है, बच्चों को वास्तविक स्थिति से वास्तविक जीवन से जोड़ा जाता है। ठीक, और उसके बारे में उनको जागरूक किया जाता है और पर्यावरण में जो भी मुद्दे हैं उसके प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाने की परिकल्पना करता है ईवीएस का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पे। ठीक, चलिए प्राइमरी लेवल पे इसके तहत बच्चे के स्वयं के और फिर घर, परिवार और विद्यालय की प्रारंभिक कक्षाओं से संबंधित निकटतम परिवेश, प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों सहित से शुरुआत करके धीरे धीरे उसे व्यापक वातावरण, ठीक है, यानी कि ईवीएस में शुरू कहाँ से किया जाता है चीज़ों को। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पे ईवीएस पाठ्यक्रम का शुरुआत कहाँ से किया जाना चाहिए या कहाँ से किया जाता है, तो बच्चे के आसपास से, बच्चे के निकटतम परिवेश से। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत उनके निकटतम परिवेश से करते हुए धीरे धीरे उसे व्यापक वातावरण, पड़ोस और समुदाय से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ा जाता है। और हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पे बच्चों को सिखाता नहीं है। ठीक है, सिखाता नहीं है, बल्कि इसके बजाय, सिखाने के बजाय क्या करता है, सीखने का माहौल, सीखने का वातावरण, सीखने की दिशा में उनको आगे बढ़ाता है। ठीक है, सीखने का माहौल बनाता है, क्योंकि बच्चे खुद करके सीखते हैं, ऐसा एनसीएफ 2005 और बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना है। तो ध्यान रखिएगा, सीखने का माहौल तैयार किया जाता है पर्यावरण की कक्षा में, पर्यावरण के पाठ्यक्रम में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चों के संदर्भ में सीखने की स्थिति का निर्माण करना ईवीएस अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषाएं और विवरण देने से बचने के प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, बच्चों को डायरेक्ट ही कोई जानकारी नहीं देनी है। कोई भी क्वेश्चन आपसे, इससे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा, पेडागोजी में बहुत से क्वेश्चन इसके अंदर से बनेंगे। ईवीएस में डायरेक्ट बच्चों को कोई ज्ञान नहीं देना है, आपको सीखने का माहौल क्रिएट करना है, बच्चे खुद से सीखेंगे। ठीक, बस आप माहौल क्रिएट करेंगे, उसमें बच्चे खुद सीखेंगे। बहुत सारी प्रत्यक्ष जानकारी बच्चों को नहीं देनी है, परिभाषाएं बच्चों को नहीं देनी है। ठीक है, और बहुत सारा विवरण देने से बचना है। इसके बजाय बच्चों को अपने परिवेश से सीधे अंतःक्रिया करके स्वयं के ज्ञानार्जन की स्थिति का निर्माण किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान वे पाठ्य पुस्तकों के अलावा ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करेंगे और कक्षा के अलावा विभिन्न अधिगम स्थानों और स्थितियों का पता लगाएंगे। तो कुल मिला के आप यहाँ समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट जो है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला कि बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ जोड़कर उनको अधिगम दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है, सीखने का माहौल क्रिएट कराया जाता है। माफ़ करिएगा, सिखाया नहीं जाता, सीखने का माहौल क्रिएट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और हाँ, कुछ और एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं, पूछे ही जाते हैं आपके सीटेट एग्जाम में, लेकिन पेडागोजी के बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इनकी जानकारी आपको अगर होगी तो पेडागोजी के बहुत से क्वेश्चन फटाक से आप सही आंसर पहचान सकेंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए एक बार। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य क्या क्या है। विशेष रूप से प्राकृतिक वातावरण से संबंध स्थापित किया जाता है, बच्चों में जिज्ञासा और रचनात्मकता को विकसित किया जाता है। कभी बच्चे में सीधे ज्ञान को नहीं भरा जाता। ठीक, उसके अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकालकर खुद सीखने के अवसर प्रदान किया जाता है। अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान आदि के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक मनोप्रेरक कौशल प्राप्त करने के लिए बच्चों को गतिविधि और अन्वेषण में संलग्न करना, यानी कि बच्चों को गतिविधि से जोड़ना है, खोजने के अवसर देना है उनको। ठीक है, अन्वेषण करने यानी कि खोजने के अवसर प्रदान करना है, उनको ऐसी गतिविधि में लगाना है जहाँ पे बच्चे खुद से सीख सकें, खोज करके। जीन पियाजे ने भी कहा है, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं बच्चे, खुद से करके सीखते हैं, खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला देखिए, बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना। अगला पॉइंट है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। ठीक, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना यह नकारात्मक चीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सारांशन के बजाय जीवन के अनुभव और जीवन के भौतिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं के लिए किए गए अवलोकन और चित्रण के आधार पर एक समझ को विकसित करना। ठीक,
बच्चों को, अगला पॉइंट है, बच्चों को सामाजिक घटनाओं के बारे में उत्सुक बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता और संसाधनशीलता पैदा करना, यानी कि बच्चों को उत्सुक बनाना है, ठीक है, ताकि उनमें संज्ञानात्मक क्षमता और संवेदनशीलता पैदा की जा सके। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट जरूर करिएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बच्चों में जिज्ञासा पैदा करना, रचनात्मकता को विकसित करना, ठीक, बच्चों में इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, अवलोकन करना, वर्गीकरण करना, अनुमान लगाना, ठीक है, अन्वेषण करना, गतिविधि में शामिल होना, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंध पता लगाना। देखिए, यहाँ पे ये भी कहा जा सकता था कि इन चीज़ों के बीच संबंध बताना, संबंध सिखाना, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, संबंध पता लगाना, ठीक। यानी कि कुल मिला के एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है वह सिर्फ सीखने का वातावरण पैदा करता है, न कि चीज़ों को सिखाता है। यानी कि एनसीईएफ 2005 के अनुसार ईवीएस की पाठ्यक्रम कैसी होने चाहिए, जो सीखने संबंधी वातावरण उपलब्ध कराती हो बच्चों को। बस एक टैग वर्ड, एक पॉइंट याद रखिएगा कि सीखने का माहौल उपलब्ध कराना ईवीएस का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी देख लेते हैं, नहीं तो छूट जाएगा। क्षेत्र भ्रमण से रिलेटेड चीज़ें आपने कई बार देखा होगा, पूछा जाता है क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है या फिर क्षेत्र भ्रमण किस लिए होता है, वह यहाँ पे फटाक से देख लीजिए आप। क्षेत्र भ्रमण को अक्सर आनंद और मस्ती की गतिविधियों के रूप में माना जाता है, लेकिन जब तक हम इसका उपयोग व्यवस्थित तरीके से बच्चों की अवधारणाएं सिखाने और सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए नहीं करेंगे, तब तक क्षेत्र भ्रमण ईवीएस पाठ्यक्रम के किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक। यानी कि क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य आनंद और मस्ती उपलब्ध कराना नहीं है प्राथमिक कक्षाओं में, ठीक, ध्यान रखिएगा। जो हम पिकनिक वगैरह पे बच्चों को ले जाते हैं, उसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता आनंद और मस्ती उपलब्ध कराना। ये नकारात्मक शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। आनंद और मस्ती उपलब्ध कराना नकारात्मक शब्द है ईवीएस के लिए या पाठ्यक्रम में किसी भी चीज़ के लिए। बल्कि इसका उपयोग क्यों किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों में सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न हो, ठीक। अगला देखिए, पड़ोस में एक सूखे पुनर्जीवित जल निकाय यानी कुआं, झील, तालाब को देखने जाना है और लोगों को इसके बारे में पता करना है, इस तरह का एक उदाहरण हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप बच्चों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जा सकते हैं, किसी कुएं को दिखाने, किसी झील को या तालाब को दिखाने, क्यों, ताकि बच्चे उसके प्रति संवेदनशील बने। चलिए आगे देखिए, ये कुछ विधियां हैं, हालांकि शिक्षक संदर्भों और विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार कई और तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जिनमें बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। समूह गतिविधियाँ कई रूप ले सकती हैं, जैसे जिक्सा, पहेली सुलझाना, विचार विमर्श, परियोजना, भूमिका निर्वहन, खोज आदि, ठीक है। ये सभी टैग वर्ड हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। जिक्सा, पहेली सुलझाना, विचार विमर्श, परियोजना कार्य, भूमिका निर्वहन, खोज करना, ये सब ईवीएस के पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। शिक्षक बच्चों को किए जाने वाले कार्यों के अनुसार समूह में बांट सकते हैं, यानी कि समूह गतिविधियों में बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में व्यक्तिगत कोई कार्य करेंगे और कोई कार्य समूह में करेंगे, तो समूह में किए गए कार्य से बेहतर सीखेंगे, इसलिए समूह सकारात्मक शब्द है प्राथमिक स्तर पे ईवीएस के लिए। समूह बनाते समय यह महत्वपूर्ण है कि समूह की प्रकृति विजाति विषम रूपी हो और उनमें अलग अलग पृष्ठभूमि और क्षमताओं वाले बच्चे शामिल हो। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के सामने आती है कि समूह कैसा होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों को समूह में सिखाने से संबंधित, तो समूह कैसा होना चाहिए। समूह के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे अलग अलग प्रकार के हों, अलग अलग पृष्ठभूमि के हों, ताकि एक दूसरे से अलग अलग चीज़ें सीख सकें। अगर हम सेम क्षमता, सेम स्तर के बच्चों का समूह बना देंगे, ठीक है, सेम रुचि वाले बच्चों का समूह बना देंगे, तो बच्चे एक दूसरे से सीख ही नहीं पाएंगे। और समूह बनाने का उद्देश्य यही होता है, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से अधिगम करना, एक दूसरे के ज्ञान को ट्रांसफ़र करना एक दूसरे में, ठीक, समझ चुके होंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और मेरा उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराना कभी नहीं होता कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा दूं, मेरा काम समाप्त। मैं चाहता हूं एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में फिट कर दूं, ताकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आए, फटाक से आप सही आंसर का पता लगा पाएँ। तो आप अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके अपने चैनल टारगेट टीचर 68500 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियोज़ मिलते हैं वो आपको शिक्षक बनाने की और आगे ले जाते हैं। एक भी फालतू वीडियो आपको नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप
ज़रूर लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। अभी आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी बाकी हैं, उसको देखते हैं। चलिए अब यहाँ से देखिएगा, अगला देखिए, वास्तविक दुनिया के संपर्क में आने से, वास्तविक दुनिया के संपर्क में आने से बच्चों को विभिन्न सामाजिक मुद्दे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वीडियो साफ साफ ना दिख रहा हो तो आप स्क्रीन पे टच करेंगे, राइट साइड में कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको 3 बिंदियाँ ऐसे डॉट दिख जाएंगे, इस पर टच करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, साफ साफ दिखने लगेगा। अब देखिए, वास्तविक दुनिया के संपर्क में आने से बच्चों को विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे जेंडर पक्षपात, अधिकार वंचित करना, बाल मजदूरी, अशिक्षा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाति और वर्ग असमानताएं, विशेष आवश्यकता वाले लोगों, बुजुर्गों तथा रोगियों की चुनौतियों का सामना करने के अवसर मिलेगा। अब देखिए, हमेशा ये शब्द आता है ना कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना है, उनका अधिगम जो है वास्तविक जीवन से जोड़ के कराना है, लर्निंग उनकी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है। ठीक, तो वास्तविक दुनिया के संपर्क में जब बच्चे आएंगे तो क्या क्या चीज़ें उनमें विकसित होंगी, तो उनमें जेंडर पक्षपात, अधिकार वंचित करना, बाल मजदूरी या शिक्षा, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जाति और वर्ग असमानता, विशेष आवश्यकता वाले लोगों, बुजुर्गों तथा रोगियों की चुनौतियों का सामना करने का अवसर प्राप्त होगा बच्चों को। ठीक है, अवसर प्रदान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड है। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि संसाधन सामग्री के अलावा कक्षा का वातावरण और शैक्षणिक प्रक्रियाएं समावेशी हों। ठीक है, अर्थात वे शिक्षार्थियों की विविधता को, उनकी क्षमताओं, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी सहित गति शैली को ध्यान में रखते हुए संबोधित करें। ठीक, यानी कि जब भी आप एज ए टीचर पढ़ाएंगे, जब भी एक कक्षा का निर्माण करेंगे, आप क्लासरूम में जाएंगे तो कैसे कक्षा को ध्यान में रखकर आप शिक्षण कार्य करेंगे, समावेशी कक्षा को। क्योंकि समावेशी कक्षा में सिर्फ यही नहीं होता कि उसमें स्पेशल बच्चे हों, समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि जिस भी प्रकार के, जिस भी क्षमता के बच्चे हों, उनको ध्यान में रखकर आप उनके अनुसार, सभी के अनुसार, सभी की क्षमताओं, सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनको अवसर प्रदान करेंगे सीखने के। चलिए ध्यान रखिएगा। पर्यावरण से संबंधित वास्तविक दुनिया की समस्याएं जैसे सुरक्षा, संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, पर्यावरणीय न्याय और अन्य पर्यावरणीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। यह परिकल्पना की गई है कि विषय के रूप में ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण अधिगम बच्चों को यह महसूस करने में सक्षम बनाएगा कि उनके निर्णय और कार्य पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए, यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस पेज पे। अब आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, समझते हैं। पाठचर्या की अपेक्षाएं जो हैं, ठीक है, पाठचर्या की, ईवीएस पाठचर्या की जो अपेक्षाएं हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं लगभग। ठीक है, जो भी पेज आप पढ़ेंगे, एक एक पेज से सीटेट एग्जाम में 101% गारंटी के साथ कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है, ये जो भी चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हैं, ये सभी चीज़ें एनसीएफ, एनसीईआरटी के किताबों से डायरेक्ट बनाई हुई हैं। और आप सभी को पता है सीटेट में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी के किताबों से आते हैं। सीटेट और एनसीईआरटी का गहरा संबंध है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पाठचर्या की अपेक्षाएं। ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे, क्या अपेक्षा की जाती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ईवीएस क्यों पढ़ाया जाता है, उनसे क्या अपेक्षाएं की जाती है कि ईवीएस पढ़ने के बाद उनमें क्या क्या चीज़ें विकसित होंगी। तो देखिए, परिवार, पौधे, जानवरों, भोजन, पानी, यात्रा और आश्रय जैसे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न अनुभवों के माध्यम से निकटतम विस्तृत परिवेश के बारे में जागरूकता प्राप्त करेंगे। ठीक, यानी कि बच्चे जहाँ पे रहते हैं, जिन चीज़ों के बीच में रहते हैं, उनसे संबंधित जागरूकता बच्चों में पैदा होगा ईवीएस पढ़ाने के बाद। निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक जिज्ञासा, रचनात्मकता का पोषण होगा। उसके बाद विभिन्न प्रक्रियाओं, कौशलों का विकास करेंगे, जैसे निकटतम परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से अवलोकन, चर्चा, स्पष्टीकरण, प्रयोगात्मकता और तार्किकता। और ये जो भी वर्ड्स हैं सकारात्मक टैग वर्ड में नोट कर लीजिए आप। ठीक, चर्चा करना, स्पष्टीकरण, अवलोकन, अंतःक्रिया, ठीक, ये सभी सकारात्मक टैग वर्ड हैं। सकारात्मक टैग वर्ड का एक अलग पेज पे भी मैंने लिखा हुआ है, आगे आपको मिलेगा, लेकिन आप हर एक पेज में जो सकारात्मक टैग वर्ड है उसको नोट करते चलिए। प्रयोगात्मकता, तार्किकता, ठीक है, अवलोकन करना, चर्चा करना, स्पष्टीकरण, ये सभी सकारात्मक टैग वर्ड हैं। आगे देखिए,
और ये सभी उम्मीद की जाती है बच्चों से ईवीएस पढ़ाने के बाद कि ये सारी चीज़ें बच्चों में विकसित होंगी। मौजूदा वातावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के लिए संवेदनशीलता विकसित होगा बच्चों में। अगला, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और अधिकारों के सम्मान से संबंधित मुद्दों को चिन्हित करेंगे और उन्हें उठाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर किसी ऑप्शन में हो कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, बच्चों में अवलोकन करना, ठीक, अवलोकन, चर्चा, स्पष्टीकरण, प्रयोगात्मकता, या फिर समानता, न्याय, मानवीय गरिमा, अधिकार, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यही सही होगा, क्योंकि ज़्यादा सकारात्मक क्या चीज़ें हैं, ज़्यादा सकारात्मक यही चीज़ें हैं प्राथमिक स्तर के लिए, ठीक। और ये जो चीज़ें हैं ये अपेक्षा की जाती है उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों से, लेकिन प्राथमिक कक्षा में भी ये चीज़ें धीरे धीरे उनमें विकसित की जाती हैं ताकि उच्च प्राथमिक तक पहुँचते पहुँचते बच्चे इन सभी चीज़ों के प्रति संवेदनशील बन चुके हों। लेकिन प्राथमिक स्तर पर इन चीज़ों पर ज़्यादा बल नहीं देना है, ठीक, इन चीज़ों पर ज़्यादा बल नहीं देना है। समानता पर, न्याय के प्रति चिंता, मानवीय गरिमा, ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा आप कि इन चीज़ों पर बल नहीं देना है। और जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या जब भी पूछा गया है तो यही पूछा गया है, न्याय के प्रति चिंता या बल देना, समानता के प्रति न्याय, समानता, मानवीय गरिमा के प्रति बल देना, ठीक। तो ये जो बल देना वाला शब्द है नकारात्मक है, इन चीज़ों को आप ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा, मैं तो कहता हूँ इसको आप भूल ही जाइए, ठीक। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये चीज़ें विकसित की जाती हैं, लेकिन यहीं पे अपेक्षा नहीं की जाती कि ये सारी चीज़ें बच्चों में प्राथमिक स्तर पे ही विकसित हो चुकी होंगी, समानता, न्याय वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बच्चे वस्तुओं और गतिविधियों या अतीत और वर्तमान के बीच अंतर करते हैं, ठीक। बच्चे जो हैं, बच्चों से अपेक्षा की जाती है ईवीएस पढ़ाने के बाद, बच्चों के संबंध में ये चीज़ें हैं कि बच्चों से क्या अपेक्षा होती है, बच्चे क्या कर सकते हैं, वस्तुओं, गतिविधियों के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच अंतर कर सकते हैं, सरल मानक इकाइयों में स्थानिक मात्रा और समय का आकलन तथा सरल उपकरणों प्रणालियों का उपयोग करके सत्यापित करते हैं, वस्तुओं, गतिविधियों, स्थानों और विभिन्न तरीकों से टिप्पणियों, अनुभवों, सूचनाओं को दर्ज करते हैं और प्रतिमानों को पूर्वानुमान लगाते हैं। पूर्वानुमान लगाना सकारात्मक टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। चित्र, रूपरेखा, मॉडल, नक्शे, कविताएं, नारे बनाते हैं, ठीक। लेकिन नारा लिखना, नारा बनाना, ठीक है, पोस्टर बनाना, ये सब नकारात्मक शब्द है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ठीक। पौधे, जानवरों, आसपास के जीवों के लिए संवेदनशीलता प्रदर्शित करेंगे, ठीक। ये तीसरी कक्षा की ईवीएस में कुछ सीखने के प्रतिफल है, क्या आप इन्हें पाठचर्या की अपेक्षाओं से संबंधित कर सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट जो था यहीं पे है, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज पे पहुंचने। चलिए, इंपॉर्टेंट जो टैग वर्ड्स हैं उसको देख लेते हैं। ईवीएस के लिए ये सभी टैग वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, इनका ध्यान रख के आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहला जो टैग वर्ड है यहाँ पे है, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना। अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना पहला सकारात्मक टैग वर्ड है आपके सामने। जब भी यह शब्द आएगा तुरंत आप सही टिक कर दीजिएगा, लेकिन 4 ऑप्शन पढ़े बगैर कभी सीटेट एग्जाम में आप गोला मत भरिएगा। हो सकता है पहला ऑप्शन बेहतर हो, दूसरा ना अच्छा हो, तीसरा ना अच्छा हो, लेकिन चौथा हो सकता है बेहतरीन हो। और सीटेट में सबसे बेहतरीन ऑप्शन पे ही टिक किया जाता है, बेहतरीन ऑप्शन ही सही होता है। चलिए, अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना, विविधता का सम्मान करना, ठीक। विविधता का सम्मान करना यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये ऑप्शन हो सकता है कि प्राथमिक स्तर में कक्षा में अलग अलग परिवेश से बच्चे हैं, अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, तो क्या उनका समूह बनाया जा सकता है, या उनको कहना चाहिए कि सिर्फ आप अपनी मातृभाषा ना बोलें, सिर्फ आप अपने जो कक्षा में भाषा चलती है सभी बच्चे जानते हैं वही बोलें, तो ऐसा नहीं करना है। विविधता का हमें सम्मान करना है, ध्यान रखिएगा। सक्रिय भागीदारी हो बच्चों की, ये सुनिश्चित करना है। बच्चों में खोज करने की क्षमता विकसित हो, ठीक। बच्चे करके सीखें, जानकारी एकत्र करें और बच्चे के दृष्टिकोण का सम्मान करना, ये सभी सकारात्मक शब्द हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट पहला है, ठीक है, पहला। और ये जो सक्रिय भागीदारी, खोज करना, करके सीखना, जानकारी एकत्र करना, ये सभी प्राथमिक स्तर के ईवीएस पाठ्यचर्या के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही उद्देश्य भी है, ध्यान रखिएगा, यही उद्देश्य है। बच्चों में सक्रिय भागीदारी हो, खोज करने की क्षमता विकसित हो, करके सीखे, जानकारी एकत्र करें, ठीक। और एज ए टीचर बच्चों के दृष्टिकोण का सम्मान भी करना है। बच्चे कुछ गलत भी बोलते हैं, तो गलत और सही का
व्याख्या किए बगैर कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उनके दृष्टिकोण को महत्व दीजिए। बाद में जब आप चीज़ों को बच्चों के सामने रखेंगे तो उनमें जो भी कमियां हैं, जो भी चीज़ें हैं, बिना बताए कि तुमने ये गलती की, वह कमी आप सुधार कर दीजिए। ठीक, कि कहने का मतलब ये है कि बच्चों की कमियों को पॉइंट आउट नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट आउट करेंगे तो वह निराशा उनमें पैदा होगी, असंतोष पैदा होगा, सीखने के प्रति जो इंटरेस्ट होता है वह कम हो जाएगा, बच्चे सीखना बंद कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी की ये जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसके लिए मैंने कम से कम 100-150 पेज का पूरा एनसीईआरटी का एनसीएफ का जो है पूरा थ्योरी पढ़ा हुआ है। ठीक, तो उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। क्षेत्र भ्रमण इंपॉर्टेंट है, टैग वर्ड। ठीक, खोज के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक, प्रजातांत्रिक परिवेश आप सभी को पता है, ये सभी सकारात्मक टैग वर्ड हैं। हस्तपरक अनुभव, ठीक, परियोजना कार्य, वास्तविक अनुभव, अधिगम विस्तार। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीटेट में कभी वह आंसर सही नहीं हो सकता जिसमें बाउंड्री लाइन खींची हो या सीमित आंसर हो। ठीक है, यानी कि जिस ऑप्शन में सिर्फ शब्द का इस्तेमाल हो गया वह ऑप्शन सीमित हो गया, वह ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। नकारात्मक शब्द कभी सही नहीं होता सीटेट में, एक बार देख लीजिए। ये सभी चीज़ें स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना, विविधता का सम्मान करना, सक्रिय भागीदारी, खोज करना, करके सीखना, जानकारी एकत्र करना। छोटा कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ठीक, चलिए सकारात्मक टैग वर्ड हो गया, और भी कुछ चीज़ें हैं नकारात्मक देख लेते हैं। देखिए कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, 1-2 क्वेश्चन इस पेज से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है, हमेशा पूछा गया है कि एनसीईआरटी द्वारा जो पाठ्य पुस्तकें हैं प्राथमिक स्तर की ईवीएस की, ठीक, प्राइमरी लेवल की ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नहीं पढ़ाया जाता या जो शामिल नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिए कौन कौन सा शामिल किया गया है प्राथमिक स्तर पे एनसीईआरटी की किताबों में, ईवीएस में। परिवार और मित्र, ठीक है, जिसके 4 उप विषय होते हैं। परिवार और मित्र के 4 उप विषय होते हैं। संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे, ठीक, और अन्य हैं भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये सभी क्या है, एनसीईआरटी के ईवीएस के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके अलावा जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, पहला दे देगा पानी, ठीक, उसके बाद दे देगा भोजन, उसके बाद पूछ देगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, भोजन, पानी, पदार्थ, और चौथा ऑप्शन दे देगा आश्रय। आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में नहीं है, तो पदार्थ नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा। बाकी कौन कौन सा है ये आपको याद होगा, तो कौन सा नहीं है आप बता पाएंगे। आगे देखते हैं। अब नकारात्मक टैग वर्ड को देख लीजिए। एक एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं से कुछ भी छूटेगा नहीं इस मैराथन में, पूरा कंप्लीट देखिए। आज ही आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। जो भी छूटा होगा, एक तिनका तक की मैं बात कर रहा हूँ ईवीएस के अंदर, वो सब आज तैयार हो जाने वाला है। सीधे आप एग्जाम हॉल में जाके बैठ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। नकारात्मक शब्द देखिए, परिभाषा याद करना। पहला जो है परिभाषा याद करना नकारात्मक शब्द है। स्लोगन लिखना, ठीक है, नारे लगाना, ठीक, ये सब नकारात्मक शब्द हैं। नियंत्रित कक्षा, यानी कि ईवीएस की या प्राथमिक स्तर की कोई भी कक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे नियंत्रित रूप से कक्षा में बैठे हों, शांति से पढ़ रहे हों। शांति से पढ़ना, नियंत्रित कक्षा, ये सभी क्या है, शिक्षक केंद्रित चीज़ें हैं। ध्यान रखिएगा, शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम तो है नहीं इस समय। वर्तमान समय में छात्र केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम में नियंत्रित कक्षा को नकारात्मक बताया गया है। व्याख्यान विधि भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है, शिक्षक केंद्रित विधि है। ध्यान रखिएगा, आपने शिक्षण विधियाँ पढ़ा होगा तो उसमें व्याख्यान विधि क्या है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। बाकी छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ क्या क्या है नोट कर सकते हैं आप चाहे तो। खेल विधि, ठीक है, खेल विधि वगैरह ये सब क्या है, ये सब बाल केंद्रित शिक्षण विधियां हैं। आगे देखिए, पुस्तक, जिस भी ऑप्शन में पुस्तक पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, पाठ्य पुस्तक पे, प्रश्नोत्तर पे, वह सब नकारात्मक होगा। ठीक, आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, पहले भी मैंने आपको बताया नकारात्मक शब्द है। ग्रेडिंग और रैंकिंग करना नकारात्मक है। छमाही या वार्षिक परीक्षा, आपने देखा होगा मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन सीटेट में हमेशा पूछा जाता है।
और मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में ज़रूर रहता है कि छमाही मूल्यांकन हो, वार्षिक हो, साप्ताहिक हो। तो जब भी ये छमाही, सालाना, वार्षिक, 6 दिन पे, 10 दिन पे ये वर्ड आएंगे तो नकारात्मक हो जाएगा। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मूल्यांकन जो है अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है, सतत और व्यापक होना चाहिए। सतत और क्या होना चाहिए? मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यावसायीकरण, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा या सिर्फ मतलब बच्चों को व्यवसाय करने के लिए जो भी चीज़ें हैं पढ़ाई जाती हैं, यह गलत है। पर्यावरण अध्ययन का टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उनका व्यावसायीकरण किया जा सके। रटना, याद करना, ठीक है, ये सब क्या है? कंठस्थ करना, ये सब नकारात्मक शब्द हैं। केवल, मात्र, सिर्फ, ये सब नकारात्मक शब्द हैं। उच्चतम तैयारी, यानी कि पढ़ाई की ऑप्शन में रहता है उच्चतम तैयारी कराना, ये सब नकारात्मक शब्द हैं, ध्यान रखिएगा। परिभाषा और कठिन शब्द भी जो होता है कि कठिन शब्द, कठिन शब्दावली, ये सब नकारात्मक शब्द होते हैं प्राथमिक कक्षाओं में। और जो भी मैराथन आपको मिलेगा उसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टैग वर्ड मैंने दिया हुआ है। अगर सभी टैग वर्ड्स को एक साथ मैं बता दूं तो बहुत सारे टैग वर्ड हो जाएंगे, लेकिन डेली डेली एक एक मैराथन में एक एक सब्जेक्ट के टैग वर्ड आपको मिलेंगे तो आप आसानी से उसको याद भी रख पाएंगे और समझ भी पाएंगे चीज़ों को। देखिए यहाँ तक की चीज़ें तो आपने पढ़ ली, अब बचा क्या क्या है? ये पूरा पैडागोजी आपका कंप्लीट हो गया, इसी के अंदर से पूछा जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? जो मेन 15 अंकों का ईवीएस आता है एनसीईआरटी के क्लास 3rd, 4th, 5th की किताबों से ईवीएस से, साथ ही बेसिक साइंस आता है, बेसिक एसएसटी आता है, साथ ही मैप रीडिंग आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। और ये बदले हुए पैटर्न पे एनसीईआरटी की किताबों में जो भी थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए हैं उन सभी चीज़ों को इस चीज़ में शामिल किया गया, इस वीडियो में शामिल किया गया है। आपने देखा होगा पक्षियों के बारे में, राज्यों के बारे में, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग जानवरों के बारे में सीटेट में क्वेश्चन आता है ईवीएस में। तो सबसे पहले ईवीएस एनसीईआरटी कंप्लीट हम रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहले भी पढ़ाया गया है लेकिन एग्ज़ाम नज़दीक है तो जाहिर सी बात है आप खुद से भी रिवीजन करेंगे ही। तो यहाँ पे जो रिवीजन होगा आप चीज़ों को देखेंगे भी, सुनेंगे भी, जो भी चीज़ें छूटी होंगी, बची होंगी, आपको याद नहीं होंगी, समझ नहीं आई होंगी, वो सब यहाँ याद हो जाएंगी। चलिए फटाफट देख लेते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं। ये सभी एनसीईआरटी के किताबों से बनाई हुई चीज़ें हैं, क्लास 3rd, 4th, 5th से। 15 अंकों के क्वेश्चन यहीं से गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। चलिए, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अंडा देती है, यह फैक्ट सभी को पता है। गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे आदि। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा पक्षी है जो अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है? तो गौरैया पक्षी। उसके बाद अगला है कबूतर। कबूतर भी गौरैया जैसा ही कहीं भी अपना घोंसला बना लेता है, पुराने मकान में, खंडहर वगैरह में, ठीक है, अलमारी के ऊपर या फिर कहीं पे भी। मिलता जुलता है गौरैया और कबूतर का। अगला देखिए, फाख्ता जो पक्षी है, पूछा भी गया आपके सीटेट एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। फाख्ता पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है, ठीक। अगला देखिए, कौवे से रिलेटेड फैक्ट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कौवे पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाते हैं, इनके घोंसले में लोहे के तार व लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें मिलती हैं। 2013 या फिर 14 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है, यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, ठीक है। यानी कि बसंत गौरी जो होती है, पेड़ के क्या होता है, तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है और गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पूछा जाएगा कौन सा पक्षी ऐसा है जो ऐसा करता है। अगला है कलचिड़ी, और कलचिड़ी को ही इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन भी बोलते हैं। इंडियन रॉबिन पत्थरों के बीच घास से बना घोंसला बनाती है, उसके ऊपर ऊन, बाल, रुई, नाजुक टहनियाँ बिछी होती हैं। तो जब पूछेगा कि ऊन, रुई, बाल, नाजुक टहनियाँ कौन से पक्षी के घोंसले में मिलती है, तो इंडियन रॉबिन या फिर कलचिड़ी, ध्यान रखिएगा। फास्ट रिवीजन है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। पहले भी यह चीज़ पढ़ा के दिया गया है आप लोगों को। शकरखोरा, आगे हम मैप रीडिंग वगैरह और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस भी करेंगे, कंप्लीट तैयारी करेंगे। शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, इनके घोंसले में सूखे पत्ते, नाजुक टहनियाँ, बाल, घास, कपड़े के टुकड़े, मकड़ी के जाले आदि मिलते हैं। यानी कि शकरखोरा के घोंसले में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। शकरखोरा के घोंसले इन चीज़ों से बनी मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। नाजुक टहनियों पर
इनका जो होता है झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ, उल्टा लटकता हुआ घोंसला आपको मिलेगा, जिसमें कि कपड़े के टुकड़े, मकड़ी के जाले, सूखे पत्ते, नाजुक टहनियाँ, बाल, घास वगैरह मिलेंगे आपको। दर्जिन चिड़िया, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, दर्जिन यानी कि सिलाई करने वाली, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच बनी थैली में अंडे रखती है, अंडे देने के लिए उसको तैयार करती है। चलिए अगला है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी पूछा गया है एग्जाम में आपके सीटेट में, प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। वीवर पक्षियों में सभी नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन घोंसलों को पसंद करके कौन सा घोंसला उनके लिए उपयुक्त है उसमें अंडे रख देती है, जैसा कोयल करती है। लेकिन कोयल चोरी छुपे कौवे के घोंसले में अपना अंडा रखती है, लेकिन जो नर वीवर पक्षी होता है वह घोंसले बनाता है। घोंसले सिर्फ इसीलिए बनाता है कि मादा वीवर पक्षी उसमें अपने घोंसले रख सके। चलिए देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाली जो चीज़ है, आप लोग कन्फ्यूज होंगे, बहुत सी किताबों में गलत दिया हुआ है, उसको आप सुधार कर सकते हैं। देखिए गिलहरी से संबंधित क्वेश्चन, चूहा से संबंधित या दांत बढ़ने और कुतरने से संबंधित क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। और बहुत सी अच्छी बेहतरीन किताबों में भी मैंने देखा है कि यहाँ पे गिलहरी के बजाय चूहा ऑप्शन सही माना गया है। लेकिन NCERT के किताबों में क्लास 3rd की किताब उठा के आप देख सकते हैं, गिलहरी ही सही होगा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से कुतरने के कारण घिसते रहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा हूँ मैं, चूहा का भी तो दांत घिसता है, चूहा भी कुतरता है। लेकिन यहाँ पे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और सीटेट में EVS कहाँ से पूछा जाता है, NCERT की किताबों से पूछा जाता है। तो आपको NCERT में जो लिखा हुआ है उस पर सही टिक करना होगा, ना कि आपने अलग से क्या पढ़ा है उसको महत्व नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर सीटेट में पूछेगा तो गिलहरी ही आप टिक करेंगे। दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांत कुतरने के कारण घिसते हैं। गाय के दांत के बारे में आपको पता ही होगा। चलिए सांप के दांत नुकीले होते हैं, वो अपना शिकार चबाकर नहीं खाता, पूरा निगल जाता है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे गिलहरी ही पूछा गया है, इन सभी चीज़ों में हमेशा गिलहरी ही आता है। अब देखिए राज्यों के बारे में जो चीज़ें हैं वो आप जान लीजिए। राज्यों के बारे में क्वेश्चन आते हैं और आप अभी जब प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी ये सभी चीज़ें आप देखेंगे। बिहार में मधुबनी नामक एक ज़िला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं। यह पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग बनाने के लिए हल्दी, नील फूल, पेड़ों आदि के रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बना हुआ है या क्या क्या बन सकता है कि मधुबनी नामक जिला किस प्रदेश में है, तो बिहार में है। यहाँ पर त्योहारों में खुशी के मौके पर जो चित्रकारी की जाती है वह किन रंगों से, किन चीज़ों से बनी होती है, तो चावल के घोल से और इन प्राकृतिक रंगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो चीज़ें मैं आपको 1 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, ये ऑफलाइन वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर यही वीडियो मैं लाइव अपलोड करूँ तो यही सेम वीडियो 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे का भी मैं बना सकता हूँ, ठीक। लेकिन ऑफलाइन अपलोड करने के पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न यहाँ का नेटवर्क अच्छा नहीं है जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है अभी, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है और चीज़ें उतनी ही सीखने को मिलती हैं, तो चीज़ें सिखानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत लंबा होगा तो मेरी इनकम तो जाहिर सी बात है, वीडियो जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा यूट्यूबर्स की कमाई होती है, ठीक। वीडियो अगर 2 घंटे, ढाई घंटे, 3 घंटे का बनाएंगे ज़्यादा कमाई होगी, वीडियो छोटा होगा कम कमाई होगी। लेकिन यहाँ पे कमाई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे देखते हैं। असम के बारे में फैक्ट देख लीजिए। असम में बहुत बारिश होती है। बारिश के चलते घर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बने होते हैं। कभी कभी जल भराव के कारण बच्चे रस्सी और बांस से बने पुल को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बांस को गरीबों का टिम्बर भी कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम में बांस को क्या कहा जाता है, तो गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। और असम में घर ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे असम हटा दिया जाएगा। पूछा जाएगा वह कौन सा जगह है जहाँ पे बहुत बारिश होती है। बारिश के चलते घर ज़मीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं, बांस के खंभों पर बने होते हैं। जल भराव के कारण कभी कभी बच्चे बांस के पुल से स्कूल जाते हैं और बांस के पुल को टिम्बर कहा जाता है गरीबों का। यह कौन सा प्रदेश है, तो असम। चलिए ध्यान रखिएगा। लेह और लद्दाख पूरा 3, 4, 5 मैं यहीं फटाक से भी 15-20 मिनट में पढ़ा दूंगा, आपको रिवीजन करा दूंगा अच्छे से। इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, मैप रीडिंग वगैरह देखेंगे। लेह लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है।
यहाँ घरों की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। छतें कैसी होती हैं? समतल होती हैं। लेह लद्दाख से संबंधित ये चीज़ें हैं। अगला देखिए, यहाँ के घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर एक सुनसान और पथरीला मैदानी इलाका है जिसे चोंगथांग कहते हैं। यहाँ पर चांगपा घुमंतू लोग होते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बन रहा है पासमीना साल से रिलेटेड। पासमीना साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया है। तो पासमीना साल कहाँ पे, पासमीना साल जो बनता है वह बकरी के ऊन से बनता है। और वह बकरी जो होती है कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। किस जगह पे? चांगथांग में। और उनको जो पालते हैं उनको क्या कहते हैं? चांगपा कहते हैं। घुमंतू लोग होते हैं जो डेरे डाल के रहते हैं और बकरियां पालते हैं। ठीक, चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर, पूरे विश्व की, वर्ल्ड की सबसे मशहूर पश्मीना साल बनाया जाता है। पश्मीना ऊन मिलता है उन बकरियों से और उससे पश्मीना साल बनाया जाता है जो कि 6 स्वेटरों के बराबर होता है। ठीक, ये लोग अपने सामान घोड़ों व याक पर लाद कर घूमते हैं। इनके टेंटों को रेबो कहते हैं। ठीक, इनके टेंट को क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों की जगह को लेखा कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा पासमीना साल से रिलेटेड, कि पासमीना जो ऊन होता है उस बकरी का बाल होता है, उसका 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। ठीक, यानी कि हमारा एक बाल और उस बकरी का 6 बाल एक बराबर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। यानी कि बहुत ही पतला ऊन होता है, इसीलिए इतना बेहतरीन उसके। और 250 घंटे, एक पासमीना साल बनाने में 250 घंटे का समय भी लगता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती है। 20, 25, 50 हज़ार से शुरू होती है, बहुत ही महंगी आती है। चलिए, सारी चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए, आगे फैक्ट लिखा भी है। जो दूसरा वीडियो था मेरा EVS का, उसमें सारी चीज़ें भी मैंने बताई थी। एक पश्मीना साल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। इसकी पोपुल गांव लद्दाख में है। लद्दाख में माँ को आमाले और पिताजी को आवाले कहते हैं। स्वागत को जूले जूले कहते हैं। ठीक है, हम वेलकम बोलते हैं, वैसे जूले जूले कहते हैं स्वागत को लद्दाख में। नदी को पार करने के लिए नदी के दोनों तरफ लोहे की रस्सी पत्थरों के पेड़ों से कसकर बांध दी जाती है, जिससे ट्राली लगी होती है जो पुली के साथ सरकती है। चलिए, अब देखिए, हाथियों के बारे में जो तथ्य है हमेशा सीटेट एग्जाम में पूछा, तो आप देख लीजिए, फैक्ट रिवीजन कर लीजिए अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा, झुंड का नेतृत्व बुजुर्ग हथिनी करती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ व बच्चे रहते हैं। ठीक, इतनी फैक्ट हैं। तो एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ रहती हैं, ध्यान रखिएगा। और जब हाथी 10 से 12 साल के हो जाते हैं, यानी कि बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, अगर मेल हाथी है तो अपना झुंड छोड़ देता है। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है? हाथियों के झुंड में हथिनियाँ यानी कि फीमेल हाथी और छोटे बच्चे ही रहते हैं। चलिए, आगे देखते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हाथी 14 से 15 वर्ष तक एक ही झुंड में रहते हैं। ठीक, यानी कि जब तक वयस्क नहीं हो जाते एक झुंड में रहते हैं, फिर अकेले रहते हैं। हाथी दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक बड़ा हाथी यानी कि एक वयस्क हाथी दिन में 10 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके दिमाग में फीड करना चाहूँगा, हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे कि एक हाथी का बच्चा एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। तो आप तो 100 किलोग्राम पे फोकस किए होंगे कि 100 किलोग्राम तो एक हाथी खाता ही है। आप बच्चे को इग्नोर कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हाथी का बच्चा 100 किलोग्राम पत्ता नहीं खाता। एक वयस्क, एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम पत्ता या झाड़ी खाता है। 3 माह के हाथी का वजन लगभग 200 किग्रा होता है। ठीक, तो क्वेश्चन आसान आता है सीटेट में, लेकिन आसान होता ज़रूर है लेकिन उलझा हुआ होता है। इतने उसमें छोटे छोटे शब्द होते हैं, कठिन शब्द होते हैं कि उलझा देता है। आप पढ़ने में ज़रा से भी चूक करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर घर आके अफसोस ही कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन को पढ़ने में 1 मिनट का समय मिलता है आपको सीटेट में, तो 1 मिनट का भरपूर उपयोग करते हुए अच्छे से करिए। और मैथ को, गणित विषय को, चाहे आपकी गणित कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो सकता है आपने MSc BSc वगैरह किया हो मैथ से, ठीक,
बहुत ही बेहतरीन हो, आप गणित के शिक्षक ही हो सकता है कि आप गणित पढ़ाते हो किसी स्कूल में, फिर भी गणित को सीटेट में सबसे आखिरी में करिएगा। ये मेरे एक्सपीरियंस से आप सभी भाई बहनों के लिए, या एक मतलब समझ लीजिए आपके बड़े भाई का एक सुझाव है आप लोगों के लिए। अगर मानेंगे बड़े या छोटे भाई जो भी आप कह सकते हैं मुझे, ये आपके लिए सुझाव है। गणित को सबसे आखिरी में करिएगा, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब देखिए, बाघ से रिलेटेड जो फैक्ट है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जो उनके शिकार करने में मदद करती हैं। ठीक, बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कहाँ पे? अंधेरे में। बाघ के जो मूंछें होती हैं, ठीक है, उनके फेस पे जो बाल होते हैं, उससे वह रास्ता ढूंढने में उनको मदद मिलती है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। चलिए अब देखिए, अब अगला जो फैक्ट है वो है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घना जंगलों में जानवरों का शिकार क्या है? करना मना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि जिम नेशनल पार्क और घना पार्क कहाँ पे है? तो जिम नेशनल उत्तराखंड और घना राजस्थान में, भरतपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये चीज़ें अपने आप से बनाई हुई नहीं है, ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के किताबों से डायरेक्ट बनाए हुए हैं। ठीक, तो इस पर आप आँख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। अगला देखिए, सपेरों की एक जाति को कालबेलिया कहते हैं। पूछा जा सकता है कालबेलिया किसको कहते हैं? तो जो सांप को पकड़ते हैं, सपेरों की एक जाति है। अगला देखिए, नागगुफ्फन ऐसे डिजाइन रंगोली को कहते हैं। कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, नागगुफ्फन का प्रयोग कहाँ करते हैं? सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल, बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल के अलावा तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए, सूखी लौकी से, ढोल के अलावा ये जो बाकी चीज़ हैं, बीन है, तुम्बा है, खंजरी है, ये चीज़ें किससे बनाई जाती हैं? सूखी लौकी से। लौकी आपने देखा ही होगा। ठीक, लौकी, ठीक, तो लौकी से बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं: नाग, करैत, दुबैया, अकाई। सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई दी जाती है। सांप के जहर से ही बनाई जाती है, आप सभी को पता है। अगला देखिए, अगला जो है वो है निफेंथिस। ठीक है, निफेंथिस पौधे के बारे में, यानी कि घटपर्णी, आपने सुना होगा इसको, हिंदी में घटपर्णी पौधा कहते हैं। घटपर्णी के नाम से भी पूछा जा सकता है आपसे, और इसी को इंग्लिश में निफेंथिस बोलते हैं। तो निफेंथिस पौधा जो होता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक, यह पौधा कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव यानी कि चूहा वगैरह का भी शिकार यह करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर वहाँ पे आते हैं और अंदर फंस जाते हैं, और यह पौधा, ऊपर का ढक्कन इसका बंद हो जाता है और उसको अंदर ही अंदर खा जाता है। चलिए अगला देखिएगा, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक, भिंडी कहाँ से आया था? अफ्रीका से। सोयाबीन चाइना से आया था। गोभी और मटर कहाँ से आया था? यूरोप से आया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिर्ची को भारत किन लोगों ने लाया था और कहाँ से आया था, या मिर्ची के बारे में कौन सा कथन सत्य है। 4-5 पॉइंट होंगे, उसमें से 1-2 जो सही होगा छाट के बताना होगा आपको। तो याद रखिएगा, मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। भिंडी को अफ्रीका से, सोयाबीन को चीन से, गोभी और मटर को यूरोप से लाया गया था। यानी कि उसके पहले भारत में सारी चीज़ें नहीं पाई जाती थी। अगला है घड़सीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। ठीक, ये क्वेश्चन 2018 में सिर्फ यही एक क्वेश्चन मुझे लगता है ईवीएस से पूछा गया था। बाकी सभी क्वेश्चन जो थे आपके साइंस से और एसएसटी से थे लगभग। तो एसएसटी और साइंस भी आगे देखेंगे हम। घड़सीसर नामक तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनवाया था। अगला देखिए, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। वेलक्रो क्या होता है आप सभी को पता है, छोटे बच्चे के शूज वगैरह पे होते हैं चिपकाने वाले, जो चर्र से आवाज़ आती है। ठीक है,
वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाते हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है। यह बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि पर लगाई जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रेगिस्तानी ओक। ठीक है, रेगिस्तानी ओक के बारे में भी क्वेश्चन आपने देखा होगा सीटेट प्रीवियस ईयर सॉल्व करते समय। यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए। रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ होता है ऑस्ट्रेलिया में, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, और यह बहुत लंबा होता है। इसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहरी होती हैं, पानी तक पहुंच जाती हैं। यह पानी के पेड़ के तने में जमा होता रहता है। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी भी उस इलाके में पानी नहीं होता तो उस इलाके के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक और इसके अंदर पानी मिलता है लोगों को। चलिए, बरगद के पेड़ की लटकन, इसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये पेड़ को सहारा देती हैं। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद के जो टहनियाँ होती हैं, ठीक है, पेड़ से जो टहनियाँ निकलती हैं, लटकती हैं और नीचे ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। सॉरी, माफ़ करिएगा, यहाँ पे एक चीज़ सुधार करना चाहूँगा मैं। बरगद के पेड़ पर लटकन इसकी जड़ें होती हैं, टहनियाँ नहीं होती हैं, जड़ें होती हैं, जो कि टहनियों से निकलती हैं और ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नल्लामड़ आंध्र प्रदेश में है, कप परेड मुंबई में, होलगुंडी गांव कर्नाटक में है, बाजार गांव महाराष्ट्र में है। और आप सोच रहे होंगे ये सभी तो क्या है फालतू चीज़ें, ये सभी ही सीटेट में पूछी जाती हैं क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में है। और सीटेट में पर्यावरण अध्ययन में राज्यों के बारे में, आसपास पड़ोस के बारे में और खाद्य पदार्थों के बारे में यही सब है, तो वही सब पूछा भी जाएगा। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। पोचमपल्ली ज़िले में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। ठीक, मलयालम में चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजम्मा कहते हैं। चेन्नई से कोच्चि ट्रेन से जाने में 12 घंटे का समय लगता है। अबू धाबी देश के रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। ठीक, ध्यान रखिएगा, अबू धाबी जो है रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी की बहुत कीमती है क्योंकि न तो वर्षा होती है, न ही नदियाँ, झील, तालाब हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देते हैं क्योंकि खजूर ही एक ऐसा पेड़ है जो वहाँ रेगिस्तान में उग सकता है। अबू धाबी में रुपए को क्या कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, दिरहम कहते हैं। अबू धाबी में रुपए को दिरहम कहते हैं। अब देखिए, मच्छर से रिलेटेड चीज़ें हैं। मच्छर हमारे पैर के तलुओं व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। चींटियाँ कुछ ऐसा ज़मीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघकर वे एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। आगे देखिए, दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काले रंग में देखते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं और दिन में जागने वाले जानवर कुछ ही रंग देख पाते हैं। चलिए अगला देखिए, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है और उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। लंगूर अपने पास आती मुसीबत, शेर, चीता आदि को देखकर एक खास तरह की आवाज़ निकालता है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते। ये सारी चीज़ें गिद्ध, बाज, चील जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। ठीक, लेकिन यहीं पे आएगा कि अंधेरे में हमसे बेहतर कौन देख सकता है, 6 गुना बेहतर, तो बाघ। ध्यान रखिएगा। चलिए अब स्लॉथ से रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए। यह भालू जैसा दिखता है, करीब 17 घंटे तक पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। ये पत्तियाँ खाता है, सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे उतरता है। ये अपने 40 वर्ष के जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ पर ही घूम पाते हैं। ध्यान रखिएगा। अलबरूनी से रिलेटेड चीज़ें देखिए। अलबरूनी उज़्बेकिस्तान से 1000 वर्ष से अधिक पहले भारत आया था। मृत सागर दुनिया की सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है मृत सागर में, यानी कि मृत सागर का पानी बहुत नमकीन और खारा होता है। अगला, सन 1930 में भारत में अंग्रेज़ों ने आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं उसे बनाने पर बदिश कैसी। ठीक है, और दांडी यात्रा जो है अहमदाबाद से, गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी तक समुद्र तक लंबी यात्रा
इस गलत कानून को तोड़ने के लिए निकाला था। मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। एनीमिया हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होता है। और मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं जिन्हें लाखे कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, रोनाल्डो रोस भारतीय मूल के थे। इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं रिवीजन के लिए आपके। चलिए, अगला फैक्ट है बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली हैं। 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की थी। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने ट्रेनिंग ली। ठीक, इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, इनके जो गाइड थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको कि नेपाली भाषा में सागरमाथा कहते हैं, पर इन्होंने पहला कदम रखा था। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो इनसे रिलेटेड ये जो यहाँ पे जो फैक्ट लिखे हुए हैं इसको नोट करिए और याद भी कर लीजिएगा। आगे जब प्रैक्टिस वगैरह हम करेंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला है, चलिए इसके नीचे भी कुछ चीज़ें हैं। गोलकोंडा किला हैदराबाद में स्थित है। ठीक, गोलकोंडा किला जो है हैदराबाद में स्थित है। यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक राज किया था। औरंगजेब की फौज यहाँ हमला करने आई थी। सुल्तान अबुल हसन गाना बाजा और कुचिपुड़ी नृत्य के शौकीन थे। चलिए, मल्लापुरम जिला केरल में स्थित है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। ठीक, यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो ईयर दिया हुआ है, सन दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर अड़ालज की बावड़ी स्थित है। ठीक है, अडाजल, माफ़ करिएगा यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी सी भूल हो गई है। अड़ालज की बावड़ी स्थित है। ठीक, अगला देखिए, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय इजैक एस्लोम। ठीक है, में बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। चलिए, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने छूने की स्वाद चखने की क्षमता ज़्यादा होती है। अगला फैक्ट देखिए, गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। मडगांव गोवा में स्थित है। यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक, यानी कि उल्लू अपना गर्दन पीछे घुमा सकता है और मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पक्षियों द्वारा अपनी गर्दन बहुत हिलाने के कारण उनकी आँख की पुतली का न घूम पाना है। ठीक है, पक्षियाँ अपने गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि उनकी आँख की जो पुतली होती है वह घूम नहीं पाती, स्थिर होती है। केरल में टैपिकोआ ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है। ठीक, अगला देखिए, लिंग हू फेन हांगकांग का पकवान है जो कि सांप के मांस से बनाया जाता है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। अब देखिए, ब्रेल लिपि से के बारे में जो तथ्य है वो जान लीजिए। ब्रेल लिपि क्या है? अंधे लोगों के लिए पढ़ने का खास तरीका है। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है उस पर क्या लिखा है। ठीक, और ब्रेल लिपि की खोज जो हुई थी लुई ब्रेल ने की थी। ये फ्रांस के निवासी थे। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो के साथ ही आपका पूरा कंप्लीट ईवीएस हो जाएगा, कुछ भी इसके बाहर से नहीं होगा। और पहला जो मैराथन है वह हिंदी भाषा का था, हिंदी पूरा कंप्लीट कराया था। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यानी कि हिंदी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, हिंदी में कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना उस वीडियो को देखने के बाद। और यह वीडियो भी 15-20 मिनट का और है, इसको देखने के बाद ईवीएस आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो मैराथन है वह देखिए संस्कृत का या फिर मैथ्स पेडागोजी का होगा, बहुत ही बेहतरीन। इसके अलावा 5 सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट और साथ में एसएसटी का भी होगा। एसएसटी भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, कल परसों तक। ठीक, चलिए, और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट मैराथन किस पे अपलोड किया जाए ताकि थोड़ा सुविधा हो बनाने में।
अगला, राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव है, खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं, यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटना निषेध है। खेजड़ी के पेड़ को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊँट गाड़ी से स्कूल जाते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आज आपने पढ़ा। आगे कुछ और है, 2-4 लाइन देख लेते हैं। बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में, और मुजफ्फरपुर ज़िला बिहार का क्यों फेमस है? लीची के लिए। लीची मुजफ्फरपुर की जो है बहुत ही फेमस होती है। ठीक, लीची के पेड़ लीची के जो फूल होते हैं फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक का है। इसी समय में वह अंडे देती हैं। मधुमक्खियाँ एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक, और इसके बाद सी टैट और सुपर टैट के लिए बहुत ही बेहतरीन PDF नोट्स आपको मिलेंगे। आप चाहेंगे तो उसको एक बार ले सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर बहुत ही जल्द सी टैट एग्जाम के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी फ़ीस इतनी होगी कि आश्चर्यजनक होगी, बहुत ही कम होगी, और बहुत ही बेहतरीन PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने चैनल टारगेट टीचर को। ठीक है, क्योंकि इस पर जो भी वीडियो मिलेंगे इस चैनल पर आपको बेहतरीन मिलेंगे, सेलेक्टेड मिलेंगे। देखिए, अब एक और पेज बचा हुआ है, इसके बाद पूरा आपका NCERT समाप्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन भी करना है हमें, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उसी को मैं पढ़ूंगा। बाकी PDF वगैरह तो मैंने शेयर ही कर दिया है अपने टेलीग्राम वगैरह पे। तो टारगेट टीचर 68500 के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें वहाँ पे भी सेंड की जाती हैं। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं, फास्ट रिवीजन, क्योंकि एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ है। कुछ भी छोड़िएगा मत कि इसको बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम में 4 ही 5 दिन बचे हुए हैं, तो कुछ भी छोड़ेंगे तो छूटा ही रह जाएगा। देखिए, कोझिकोड केरल में, गांधीधाम अहमदाबाद में तथा वलसाड़ गुजरात में है। ठीक, अगला देखिए, गोवा से केरल तक रेल रास्ते से 92 सुरंग और 2000 पुल मिलते हैं। यानी कि गोवा से केरल आप जाते हैं रेल के रास्ते तो 92 सुरंगें और 2000 पुल आपको मिलेंगे। अगला पॉइंट जो है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बली अम्मा और नानी को अमुम्मा कहते हैं। अगला है, केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। ठीक, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। एक बार में 130 किग्रा वजन उठा सकती हैं। ध्यान रखिएगा, 130 किलोग्राम वजन उठा सकती हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के मध्य एक छोटा सा जगह है जिसे फूलों की घाटी कहते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में कचनार व केरल में केले व महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। अगला है, गुलदावरी और जीनिया के फूल से रंग बनते हैं तथा कपड़े रंगे जाते हैं। उसके बाद अगला फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवाड़ तैयार किया जाता है। अगला है, गाजी खान नामक स्थान पाकिस्तान में है, सुहाना गांव हरियाणा में, और बेल बनिका गांव कर्नाटक में है। उसके बाद फैक्ट है, गीजू भाई बधेखा जो है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। गुजरात के रहने वाले थे जो बच्चों के लिए कहानियाँ और किस्से लिखते थे। अगला है, मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, कच्छ गुजरात में स्थित है। यहाँ 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, और जिनके नहीं होते वे अंडे देते हैं। यानी कि जो जानवर जिनके बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वे क्या करते हैं? बच्चे देते हैं, और जिनके नहीं होते वे अंडे देते हैं। कांसा 2 धातुओं तांबा और टिन का मिश्रण है। कांसा जो है तांबा का और टिन का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। तांबा, टिन और कांसा यानी कि तांबा और टिन का मिश्रण है। अगला, खाना पकाने के तरीके समूह में सेक कर, तलकर, भुनकर। ठीक, एक खाना पकाने के तरीके हैं, सेक कर, तलकर, भुनकर। अगला, पोलियो जो होता है विषाणु जनित होता है, जीवाणु जनित नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पोलियो विषाणु से फैलने वाला रोग है, यह जन्मजात नहीं होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जन्मजात नहीं होता है। अगला, चने की दाल की मीठी पूड़ियों को पूरण पोली कहते हैं। अगला है, ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1882 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल ने खोज क्या किया था? मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं, जैसे कि बीज का चिकनापन, खुरदुरा होना। चिकने या खुरदुरे बीज वाले पौधे के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकना होगा या खुरदुरा होगा। ठीक, ऐसा नहीं होता है कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए, ध्यान रखिएगा। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल, ध्यान रखिएगा। और कुड़ुक किस राज्य की भाषा है? कल वाले वीडियो में आपसे मैंने पूछा था, आप लोगों ने आंसर किया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
जंगल अधिकार कानून 2007 यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं, वहाँ जंगल में पैदा होने वाली चीज़ों पर हक उन्हीं का है। उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। जंगल बनाने का काम भी उन्हीं ग्राम सभा करेगी। ठीक है, जंगल यानी कि जंगल का रख रखाव, जो बाकी चीज़ें पेड़ लगाना वगैरह, उन्हीं की ग्राम सभा करेगी। जंगल अधिकार कानून 2007 ध्यान रखिएगा। मिजोरम में खेती को लॉटरी निकाली जाती है। खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी से उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। एक टिन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही एक टिन ज़मीन बोलते हैं। कहाँ पे? मिजोरम में। चलिए आगे देखते हैं। झूम खेती के बारे में, एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। उस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बल्कि गिराकर उसको जला देते हैं। राख ज़मीन में खाद का काम करती है। चलिए, जम्मू कश्मीर में कहवा कहते हैं चाय को। इलायची और बादाम आठ डालते हैं। छाती पर स्टेथोस्कोप लगाकर धड़कन सुनते हैं, जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। माइक्रोस्कोप से एक चीज़ को 1000 गुना बड़ा देख सकते हैं। सांप किसान के दोस्त होते हैं, चूहों को खाते हैं। ठीक। कुल्लू साल, असम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, कश्मीरी कढ़ाई, पोचमपल्ली व कलमकारी साड़ियों के प्रकार हैं। ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर की हर गली में बेकरी होती है। कश्मीरी लोग यहाँ से रोटी खरीदते हैं। ठीक। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में डल झील है। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है। श्रीनगर में बाहर से आए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट लंबी और 8-9 फुट चौड़ी होती है। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप। गुजरात में बच्चे जुगाड़ नामक गाड़ी से स्कूल जाते हैं। जुगाड़ एक टेम्पू जैसा होता है। उत्तराखंड उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं, देख सकते हैं आप। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ है? मुंबई में है। केचुए ज़मीन में छेद करते हैं, खोखली बना देते हैं ज़मीन को, ये सभी पता है आपको। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1997 से 2005 तक 1,50,000 किसानों ने आत्महत्या किया है। भीमा संघ बच्चों की पंचायत थी कर्नाटक के होलगुंडी गांव में। बज्जू गांव राजस्थान में है। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उससे प्रैक्टिस करते हैं। मैप रीडिंग वगैरह देखेंगे। अब आपने जो इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं उससे आपको क्या समझ में आया है? एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले यहीं पे आप अपना खुद का टेस्ट ले लीजिए, क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है उसके अंदर से यही सब क्वेश्चन बनेंगे और आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो फटाक से आप सही आंसर बता पाएंगे। चलिए, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक हैं, 4 विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है आपको पढ़ के बतानी है। पहला है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना। ठीक है, यानी कि वायु प्रदूषण का चित्र दिखाना, फोटो दिखाना। बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें, यानी कि निष्कर्ष लिखें। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन कराएंगे, संकल्पना शब्दावली का अर्थ बताएंगे। या चौथा, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे। तो आप सभी को पता है कि पाठ्य पुस्तक नकारात्मक शब्द है, शब्दावली अर्थ स्पष्ट करना नकारात्मक शब्द है। प्रकरण पूरा पढ़ने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अभ्यास के प्रश्नों, किताब, ये सब नकारात्मक शब्द हैं। सी कट गया, डी कट गया। ए में क्या है? वायु प्रदूषण पर सिर्फ चित्र दिखाया जा रहा है। बी में विद्यार्थियों को खुद से करके सीखने का मौका मिल रहा है। तो खुद से करके सीखेंगे तब ना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पूरा होगा। तो बी ऑप्शन इसलिए सही होगा और मुझे पूरा विश्वास है इसका सही आंसर आप लोगों ने भी बी ही टिक किया होगा। चलिए, क्योंकि ध्यान से पढ़िए, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सारणीकृत करें। कुछ लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चे वायु के नमूने कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक, कुछ पल के लिए भूल जाइए, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हो सकता है बच्चा कक्षा 5वीं का हो, 10-12 साल का हो और शिक्षक ने उसको एक मतलब एनवीएस का क्लास हो सकता है,
ठीक। एनवीएस यानी कि जहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, वहाँ पे सारी सुविधाएं होती हैं, प्रयोगशाला होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो कक्षा 5वीं का बच्चा यह कर सकता है, ठीक है। जो लाइन यहाँ पे दिया हुआ है, हो सकता है प्राथमिक कक्षा का 1-2 का बच्चा ना कर पाए यह काम, लेकिन बड़ा बच्चा कर सकता है। और बड़ा बच्चा कर सकता है तो सभी के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? बी उपयुक्त होगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़। छोटे बच्चों को ध्यान जरूर रखना है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सिर्फ छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर ये विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण के चित्र दिखाने पर फोकस करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सकारात्मक नकारात्मक टैग वर्ड को ध्यान में रखकर भी आंसर करना होता है। आंसर करने के 3-4 तरीके होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे किसी ने बहुत ही बेहतरीन कमेंट किया था, जिसके माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ। अंशिका मिश्रा जी हैं, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर आपने बोला था जहाँ पर केवल होगा वह रॉन्ग होगा, यानी कि केवल, सिर्फ, ओनली, ये सब रॉन्ग होता है। पर आपने हाथी दिन में केवल 4-5 घंटे सोता है, आपने राइट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हाथी सिर्फ 4-5 घंटे सोता है, यह आपने सही कैसे कर दिया, जबकि आपने बताया है कि केवल और सिर्फ सब नकारात्मक होता है, नकारात्मक उत्तर कभी सही नहीं होता। तो यहाँ पे फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, तथ्य आधारित प्रश्नों में पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड नहीं देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये तथ्य है ना, ये तथ्य है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है, केवल 4-5 घंटे सोता है। अगर यही क्वेश्चन पेडागोजी का होता, कॉन्सेप्ट बेस वाला होता, तो केवल जो वर्ड है नकारात्मक माना जाता। तो जब भी फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी तथ्य आधारित प्रश्न आएगा, फैक्ट बेस वाला आएगा, तब पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड बिना ध्यान में रख के आंसर करिएगा, ठीक। कॉन्सेप्ट समझ गए। और जब भी कॉन्सेप्ट बेस वाला क्वेश्चन आए तो सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों को ध्यान में रख के या शिक्षक की तरह सोच के आंसर नहीं करना है, आपको टैग वर्ड का भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। पढ़ाई में एकाग्रता, ठीक। यहाँ पे क्या है? तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करनी है, तो जो पढ़ाई में एकाग्रता दिखाएगा वह तनावग्रस्त बच्चा नहीं होगा। जो बहुत बात करेगा वो भी तनावग्रस्त नहीं होगा। हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रिय जो होगा, बहुत कुछ बच्चे सक्रिय होते हैं एकदम, मतलब फटाफट चीज़ों को करते हैं, ठीक है, हाइपर एक्टिव होते हैं। ये भी तनावग्रस्त बच्चा जो होगा अति सक्रिय नहीं होगा, सक्रियता बहुत नहीं दिखा पाएगा। तो जो तनावग्रस्त बच्चा होगा उसको बहुत गुस्सा आएगा, यानी कि आक्रामक व्यवहार करेगा, अपने सहपाठियों के साथ झगड़ा वगैरह करेगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो हाइपर एक्टिविटी को आप गलत वे में मत लीजिएगा, अति सक्रियता इसका हिंदी अर्थ होता है। चलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। वायु हर जगह है, ठीक, वायु जो है हर जगह है। यह प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा वायु में है? क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? चलिए, हमेशा एक क्वेश्चन होमवर्क आप लोगों को मिलता है, यह क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों के लिए होमवर्क है 84 का सही आंसर। चलिए 2 ऑप्शन सही होंगे, मैं बता देता हूँ। चिंतन कौशल, अवलोकन कौशल, ये दोनों सही नहीं है। इन दोनों में से कौन सा सही है? ए सही है चिंतन कौशल या सी सही है अवलोकन कौशल, ठीक है। ये सभी प्रश्न शिक्षिका पूछती है, तो इससे क्या विकसित होगा? चिंतन कौशल विकसित होगा या फिर अवलोकन कौशल विकसित होगा? नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा इसका जो भी सही आंसर है। लेकिन आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, कितना आपका विकास हुआ, अभी तक आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे, तो इसका आंसर तो आप लोगों को ही देना है। क्वेश्चन नंबर 84। चलिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस? निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ठीक, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, बी ऑप्शन सही होगा। कैसे होता है? पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को जो भी पढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको उनको संरक्षण,
अनाज संरक्षण के बारे में पढ़ाना है। ठीक, अनाज के संरक्षण के बारे में। तो क्या करते हैं, पहले बच्चों से उनको अनाज संरक्षण के बारे में, अनाज के बारे में जो पता है उनसे निकलवाते हैं, उनसे पूछते हैं। यानी कि जो ज्ञात चीज़ें हैं पहले हम बच्चों से जानते हैं, फिर हम अज्ञात की तरफ बढ़ते हैं। ईवीएस में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन कठिन हो या उलझाऊ हो, आपको उसका आंसर ना पता हो, आप ऑप्शन पढ़ें और गलत कर दे रहे हो अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको डरने की, कंफ्यूज होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप अभी सीख रहे हैं, अभी एग्जाम हॉल में थोड़ी ना बैठे हैं। तो हो सकता है जो कॉन्सेप्ट आपको अभी तक समझ में ना आया हो, आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है वही समझाने तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक, तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, मेरे बताने के बाद समझ में आए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि पहले से क्यों नहीं आ रहा था। पहले से आता तो मैं आपको पढ़ाने क्यों आता यहाँ पर। ठीक, चलिए लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे होंगे, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बगुला भैंस पर क्यों बैठता है, बहुत ही फनी क्वेश्चन है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन करता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। और आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, मैं जब जंगल के रास्ते अपने स्कूल जाता हूँ, ठीक, हाईवे, मेरे स्कूल जाने का 2 रास्ता है, जंगल के रास्ते या मतलब मेन हाईवे से। तो कभी कभी जंगल के रास्ते जाता हूँ, तो मैंने एक बार फ़ोटो भी खींचा था। एक भैंस जंगल में थी और उसके ऊपर एक बगुला भी बैठा हुआ था, फ़ोटो भी मैंने लिया था। ठीक, तो मुझे याद आ गया अभी जस्ट। बगुला भैंस को डराना चाहता है। ठीक, उसके ऊपर इसलिए बैठा है क्योंकि उसको डराना चाहता है। तो ये तीनों फनी वाले ऑप्शन कट हो जाएंगे। जो बचा आखिरी, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। ठीक, यही सही होगा। अगला देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों में विचार करिए आप। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं। वह कर्नाटक की हैं। उन्होंने अपने नाम से बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं। 130 किग्रा तक का भार उठा सकती हैं। वह 12 वर्ष की थी तभी से भार उठाने का अभ्यास कर रही हैं। तो कौन सा कथन सही है? चलिए यहाँ पे आप सभी ने इसका सही आंसर बता दिया होगा। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं, बिल्कुल सही, कर्णम मल्लेश्वरी। वह अपने बहुत से उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। 130 किग्रा का वजन उठाती हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही। जब 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। चलिए, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, पहला होगा, तीसरा होगा और चौथा होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, 130 किग्रा तक भार उठा सकती हैं और 12 वर्ष की थी तभी से भार उठा रही हैं। यानी कि देखिए 1, 3 और 4 किसमें है? 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 है डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन यहाँ पे, सॉरी, बी ऑप्शन में 1, 3 और 4 यही सही होगा। जिस किताब से यह फ़ोटो लिया गया है, ठीक है, जिस किताब से क्वेश्चन लिया गया है, वहाँ पे डी ऑप्शन को सही माना गया है। डी ऑप्शन सही नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।